अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचे। और इसके साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वो आप ज्वाइन करें ताकि आप टाइमली हर चीज़ से अपडेटेड रहें। और प्लस ये कि जो है अगर आप जो है इस लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप जो है व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करें। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जो यहाँ आज हमारे साथ अली नवाज साहब जो कि सीईओ हैं चेस सिक्योरिटीज़ के, आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से। तो चलो उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, थैंक यू। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो है मार्केट में जो है अब मार्केट जो है वो 90 जो है इंडेक्स जो है वो खैर 90,000 को क्रॉस कर चुका है, मतलब पहुंच गया है। एकदम से जो है करेक्शन आई है। अब आपको क्या लगता है कि करेक्शन कंप्लीट हो गई है या मजीद अभी आगे और करेक्शन आएगी? जी देखिए, मार्केट में हमने काफी अच्छी प्राइस मूवमेंट देखी पिछले कुछ दिनों में। और मार्केट में बहुत जल्दी जो है वो 90,000 और आज 91,000 को भी क्रॉस कर गई है। आई थिंक इस लेवल पर 1-2% की करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ से 1,000-2,000 पॉइंट की करेक्शन आती भी है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आ सकती है, मार्केट कूल ऑफ हो सकती है, बट आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जो स्टॉक्स आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो स्टॉक्स आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करते रहें। तो आई थिंक ये जो है वो मार्केट के लिए आई थिंक हेल्दी साइन होती है अगर इस तरह की कोई करेक्शन आ जाए, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स बेसिकली बाय नहीं कर पाते हैं स्टॉक्स, तो उनको फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो पोजीशंस ले लें। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं और आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो जरा काइंडली जल्दी से कर लीजिए। आई थिंक डेल ने सवाल किया है, आप अपना सवाल कर लीजिए प्लीज। जी, थैंक यू वेरी मच। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था सर से, अली साहब से, कि ये हाइप जो क्रिएट हुई हुई है कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है 2%, 2.5%, अगर ये खुदा ना खास्ता कम ना हुआ तो फिर किसको सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, किस सेक्टर को? देखिए, इंटरेस्ट रेट्स तो ऐसा सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं कि जो लेवरेज सेक्टर्स हैं उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल्स, कंज्यूमर अप्लायंसेस वाले जो सेक्टर्स हैं, पार्क इलेक्ट्रॉन और इस तरीके के स्टॉक्स जो हैं, आई थिंक इनको सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। हावेवर इस तरीके की पॉसिबिलिटी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स चेंज ना हो। आप ये जरूर कह सकते हैं कि 300 बिप्स ना होगा, नहीं होगा, 200 होगा, 200 नहीं होगा, 100 होगा। बट जिस तरीके से सेकेंडरी मार्केट्स में यील्ड्स ट्रेड कर रही हैं, वो इंडिकेट कर रही हैं कि रेट कट जो है वो आएगा। जी इजाज साहब, अपना सवाल कीजिए। इन्होंने कैप्को के हवाले से सर पूछा है एजाज ने कि उसके हवाले से थोड़ा सा बता दें। जी देखिए, कैपको तो अभी कंपनी वो है जिसका पावर परचेज एग्रीमेंट तो एक्सपायर हो गया है, खत्म हो गया, उसका नया एग्रीमेंट मिला नहीं है। वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को जो इवेलुएट कर रहा है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कर दे। जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तब तक तो उसका कोई रेवेन्यू आता नहीं है। उसकी बुक पे कैश अच्छा पड़ा हुआ है और उसी से वो थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देता है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो है वो कैप्को में अभी जब तक कोई वो नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तब तक ये स्टॉक प्राइस इसकी जो है वो रेंज बाउंड ही रहेगी। सही। जी इजाज, आपका कोई और सवाल है? चलिए, डेल आप अपना सवाल कर लीजिए प्लीज। सर प्लीज ट्रीट के बारे में बता दें। काफी सालों से ये इसी जगह पे एक्यूमुलेट हो रहा है, ना इससे नीचे जा रहा है और ना ही ये एक बैरियर को क्रॉस कर रहा है। तो सर इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें, ये कब तक यहाँ से निकलेगा? देखिए, ट्रीट भी वो कंपनी है जो कि ओवर लेवरेज थी। इन्होंने डेट लेके बहुत सारे प्रोजेक्ट कर लिए और उसके बाद इकोनॉमी स्लो हो गई। अब सिंस इंटरेस्ट रेट्स कम आ रहे हैं तो कम हो रहे हैं तो इनकी बुक्स पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और इनकी जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स है वो भी बेहतर परफॉर्म करना शुरू होगी। तो आई थिंक बॉटमिश है, लेकिन उनको थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्ट रेट्स अभी नीचे आना शुरू होंगे तो डोमेस्टिक डिमांड पिकअप होने में थोड़ा टाइम लगता है। आई थिंक शायद अगले 6-8 महीनों में आप देखें कि इसमें आप पॉजिटिविटी देखें।
राइट सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, ये सेटलमेंट रेशो जो होती है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है ट्रेड के, नेक्स्ट डे ट्रेड के शेयर की ट्रेड प्राइस में? क्योंकि सर मैं पिछले काफी दिनों सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक होगी। जी, अपना सवाल प्लीज कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी। चलिए, आई थिंक उनके के शायद कनेक्शन को कोई इशू है। एजाज जी, मैं आपका उनका उनका सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ, चलें। और हो सकता है वो रिकॉर्डिंग सुन के जो है उनको जवाब मिल जाए। सेटलमेंट रेशियो का जो है वो इम्पैक्ट होता है, एक्चुअली ये आपको बताता है कि स्टॉक में ट्रेडिंग कितनी हुई है और जेन्युइन डिलीवरीज कितनी पिकअप हुई है। तो अगर किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो गया, उसका सेटलमेंट रेशियो भी हाई है, तो इसका मतलब है जेन्युइन जो है वो इसके अंदर डिलीवरी पिकअप हुई है, यानी कोई शेयर्स एक्यूमुलेट करके और उसको अगले दिन के लिए ले जा रहा है या अगले कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए लेकर जा रहा है। बट अगर किसी स्टॉक में सेटलमेंट रेशियो कम हो तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है और कोई लॉन्ग टर्म बायर्स जो है वैसे नहीं लेकर गए हैं। सही। जी सही सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन था, अगर आवाज मेरी आ रही है तो सर ये एक कहा जाता है कि शॉर्ट्स पकड़ी गई हैं जो लास्ट वीक होता है, तो इसके हवाले से बता दें कि क्या ये वाकई में ऐसा होता है, और ये अगर कोई शॉर्ट पकड़ भी लेता है किसी शेयर में तो उसको जो 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 ये शॉर्ट्स पकड़ता है उसको क्या फायदा होता है इसका? जी नहीं, देखें, सबसे पहले तो आपके मैं दूसरे पार्ट का जवाब दे दूं कि जो शॉर्ट पकड़ता है उसको फायदा ये होता है कि अगर आपकी आज शॉर्ट है और या मेरी आज शॉर्ट है और आपने शॉर्ट पकड़ ली और आप उसकी प्राइस जो है वो खींच रहे हैं, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के एंड पर वो शॉर्ट कवर करना आनी होगी, वरना डिलीवरी होगी। डिलीवरी आपके पास है नहीं, आपने शॉर्ट किया है। तो जब आप अपनी शॉर्ट कवर करने आएंगे और मैं उस पोजीशन को जो है वो खींचते हुए, मतलब प्राइस उसकी बढ़ा रहा हूँ, तो जब आप बाहर आएंगे मैं आपको सेल कर दूंगा, तो मुझे मुनाफा हो जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। बट आई थिंक ये सारी मिथ्स होती हैं, ऐसी कोई भी चीज होती नहीं है मार्केट में। और आई थिंक जब स्टॉक प्राइस बढ़ने का कोई रीजन नहीं मिल रहा होता है तो आई थिंक इस तरीके की बातें डिस्कस होती है। बट हमारी मार्केट जो है वो अब बहुत डेंस हो गई है और बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो गई है, किसी एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो शॉर्ट पकड़े और किसी स्टॉक्स कंटिन्यूसली जो है वो लाव करता रहे। तो आई थिंक ये थोड़ी सी मिथ्स ज्यादा है। थैंक यू सर, वेरी काइंड ऑफ यू। जी, एजाज साहब आपका कोई सवाल है? सर ये ओजीडीसी और पीपीएल की प्राइस इतनी क्यों ज्यादा बढ़ती जा रही है? देखिए, ओजीडीसी और पीपीएल का जो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट आया था वो काफी बेहतर रिजल्ट था, और रिजल्ट के साथ जो है उनकी कैश कलेक्शंस काफी इंप्रूव हो गई है। पहले ओजीडीसी, मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, 10 रुपए कमाता था तो उसमें से 2 रुपए कैश आता था, 8 रुपए जो है वो सर्कुलर डेट में फंस जाता था। अब उल्टा हो गया है, अब 10 रुपए कमा रहा है तो 9 रुपए कैश आ रहा है और 1 रुपए रिसीवेबल में जा रहा है। तो आई थिंक ये जितनी इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्राइसेस बढ़ाई है, जिसका काफी पिछले महीनों में हमने देखा है आवाम पे बोझ भी पड़ा है, उसका अब इन कंपनीज पर बेहतर इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुआ है। और इनके ये जो भी तेल बेच रहे हैं या जो भी बेच रहे हैं ऑयल एंड गैस, इस पर इनको जितना माल बेच रहे हैं उनके सामने से कैश पेमेंट भी मिल जाती है, क्योंकि अब कैश कलेक्शंस काफी इंप्रूव हो गई है। क्यों सर, थैंक यू सर। साजगार के बारे में थोड़ा सा बता दें। जी, सासगर का रिजल्ट काफी अच्छा है, 70 रुपए का क्वार्टर है, ये क्वार्टरली डिविडेंड्स पर भी आ गए हैं। और जो है वो आई थिंक अगर ये यही रन रेट चला तो सासगर 250 रुपए की अर्निंग कर लेगा पूरे साल में। 4 के पी पर स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक काफी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है इसके। थैंक यू सर। जी, अनवर साहब आप अपना सवाल कीजिए। ये अनवर साहब का सवाल है। FNEL and TPLP में काफी टाइम से स्टक हैं, क्या लॉस बुक कर लेना चाहिए? ये स्टॉक्स हमारी कवरेज में नहीं है, और ये नहीं। टीपीएलपी जो है वो नुकसान करता है। आई थिंक हमारी कोई कॉल नहीं है इस अच्छा, TPLP के हवाले से भी? पर। जी, टीपीएलपी के हवाले ओके, से। सही। जीशान आपका सवाल था, आप अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है पीआई का क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि 19 रुपए से 20 रुपए, 20 रुपए से 19 रुपए ही चल रहा है, कभी कभार 18 रुपए भी सॉरी, आ जाता है ब्लैक में। सॉरी, आपने क्या सवाल किया? मैंने PIE। कहा पीआई को क्या देख रहे हैं, पीआई जो है इसका क्या फ्यूचर है? जी बिल्कुल। आई थिंक पीआईए में जो है वो लग ये रहा है कि ये प्राइवेटाइजेशन जो है वो नवंबर के महीने में कंक्लूड हो जाएगी, और नवंबर के महीने में जो है वो आप एटलीस्ट ये डील कंक्लूड करते हुए देख लेंगे। बट मैं इस पर रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप पीआईए पे इन्वेस्ट करें। अब जो भी नई ग्रुप लेता है, जब वो उसमें इन्वेस्ट करेगा
और जो है जब इसको टर्न अराउंड करेगा तो मजीद इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। लेकिन हमारे कोई कॉल नहीं है पीआईए की लेवल्स पे। आई थिंक अर्निंग्स पर आप देखें तो आपको तो काफी महंगा लगेगा ये। जी मोहम्मद कासिम, हेलो आप अपना सवाल कीजिए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं फार्मास्यूटिकल के हवाले से मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें जो है रिसेंट दिनों में काफी ज्यादा अपवर्ड ग्रोथ आई है। क्या सवाल मेरा ये, क्या ये रियल ग्रोथ है और ये सस्टेन करेंगे और ये ग्रोथ इसी तरीके से चली जाएगी, चलती रहेगी? और दूसरे नंबर पे जो मेरा सवाल है कि इसमें आपकी तरफ से टॉप पिक्स क्या हैं, मतलब क्या फेवरेट स्टॉक्स आप जो है रिकमेंड करते हैं फार्मास्यूटिकल के हवाले से? और स्पेशली सर सल के कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाह रहा था, सल और एबट के। जी बिल्कुल, देखें पहला सवाल आपका कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं, बिल्कुल सस्टेनेबल है ये। लास्ट 6 महीने में डेवलपमेंट ये हुई थी कि जो आपकी ड्रग प्राइसेस या जो मेडिसिन प्राइसेस है वो डीरेगुलेट हो गई थी। पहले इनकी डॉलर बढ़ता था, और इनकी जो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट बढ़ती थी, तो वो उसके लिए इनको हुकूमत के पास जाना पड़ता था। हुकूमत पॉलिटिकल रीजंस की वजह से दवाइयों की प्राइसेस नहीं बढ़ने देती थी, जिसकी वजह से इनको नुकसान होता था। फिर ये नुकसान में बेचते नहीं थे, और ये जो है वो या तो प्रोडक्ट को इंफीरियर कर देते थे या तो शॉर्ट हो जाती थी मार्केट। अब वो डीरेगुलेट हो गया है। अब जिसका जो अपनी मर्जी से ये जो है वो प्राइसेस सेट कर सकते हैं उन दवाइयों की जो कि नॉन एसेंशियल है या नॉन लाइफ सेविंग है। लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए अभी भी इनको गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। तो आई थिंक इससे इनके मार्जिन काफी इंप्रूव हो गए, क्योंकि जो जिस तरीके से डॉलर 2 सालों में बढ़ा है, तो अब उन्होंने वो प्राइस पास ऑन की है, तो इनके मुनाफे जो है वो अब रिकवर कर गए हैं। तो ये बिल्कुल सस्टेनेबल है। आप मुझसे अगर टॉप पिक्स पूछें तो इसमें जो है वो मुझे हाइनून काफी बेहतर लग रहा है, और हेलियन काफी बेहतर लग रहा है। ये सर्ल में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा डेट पर है ये। तो अभी इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना शुरू हुए हैं, तो इसका डेट फाइनेंस कॉस्ट कम होगी, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट कंपनीज लाइक हाइनून, हेलियन, ये इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। जी मजर सर साहब, अपना मुझे जरा सवाल कीजिए। जी मुझे टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में पूछना था कि इनको कुछ बुक्स में काफ़ी अकाउंट्स में नज़र आया कि टैक्स की वजह से और एनर्जी पावर की वजह से इनको काफ़ी लॉस बेयर करना पड़ा है। तो आगे इनकी कोई बेहतरी आ सकती है इस टेक्सटाइल में? और कुछ रिकमेंडेड अगर शेयर्स हैं टेक्सटाइल में तो काइंडली रिकमेंड कर दें। देखिए, टेक्सटाइल तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार है। ये जिस तरीके से उन्होंने उसको एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेकर आए हैं, फिर गैस की प्राइसेस भी बढ़ा दी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस भी बढ़ा दी है, फिर ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी भी थोड़ी सी स्लो है, कंपटीशन भी ज्यादा है। तो आई थिंक थोड़ा सा टेक्सटाइल प्रॉब्लम में है। लेकिन आई थिंक अगर इसमें से अगर आप टॉप पिक पूछें तो इंटरलूप और निशात में रिस्की है। सर लेकिन इनके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स तो काफ़ी आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से इनको लॉस हुआ है। तो आगे एक्सपोर्ट के भी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ ईज अप होंगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि कुछ चीज अब होंगी, क्योंकि आईएमएफ आपको अब किसी किस्म की टैक्स कंसेशन, ये सस्ती बिजली, ये सस्ती गैस देने नहीं देगा। आई थिंक इनको मार्केट में ही कॉम्पीट करना पड़ेगा। इंटरलूप जिस तरह हम देख रहे हैं सोलर की तरफ जा रहा है, तो अपनी एनर्जी कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक इनको खुद जो है वो अपनी कॉस्ट और कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, तब ये जाकर जो है वो बेहतर होगी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सलमान, आपका सवाल है, जरा जल्दी से अपना सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा, इन्होंने टाटा सीमेंट के हवाले से पूछा है और एसएलजीएल के हवाले से पूछा है। जी बिल्कुल, देखें टाटा सीमेंट की जो क्वार्टर की अर्निंग आई थी वो काफी बेहतर है। 7 रुपए से ऊपर का क्वार्टर आया था लास्ट। तो आई थिंक अर्निंग्स तो काफी इसकी अच्छी आ रही है, बट स्टॉक रैली भी काफी कर गया है। तो आई थिंक इस प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल पर तो आपको फौजी सीमेंट भी मिल रहा है, चराट का भी रिजल्ट आज बहुत अच्छा आया है, कोहाट का भी काफी अच्छा है। तो आई थिंक एक ही स्टॉक में जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। और एसएलजीएल के हवाले से उन्होंने पूछा, आई थिंक एसएलजीएल एक अच्छी लॉजिस्टिक कंपनी है, डिफरेंट लॉजिस्टिक कंपनी इसको एक्वायर कर रही है। तो आई थिंक इस ये अच्छी ग्रोथ कंपनी है। सही। मोहम्मद कासिम, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी सर, मेरा
सवाल था, एक तो वो आपकी बात से ही मेरे ज़हन में जो इंटरलूप के हवाले से आया कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। एक तो ये सवाल है, ये तो ज़िमनी सवाल है। लेकिन इससे पहले मेरा पावर सेक्टर के हवाले से सवाल था कि पावर सेक्टर को सर आप कैसे देखते हैं? जैसे रिसेंटली आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वो हो रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं, और 5 कंपनियां उसमें मतलब हो भी गई। नेक्स्ट अभी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 8 कंपनियां मजीद भी वो करने जा रहे हैं आईपीपीज को। तो इस हवाले से सर मैं पूछना चाह रहा था पावर जी सेक्टर। बिल्कुल। देखें, पावर सेक्टर में हबको ही इस वक्त एक ऐसी कंपनी है जो कि गोइंग कंसर्न है। बाकी तो सबके प्लांट्स जो है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएंगे या तो टेक इन पे पर आ जाएंगे, और सारे प्लांट्स जो हैं जो कि अभी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे वो ज्यादातर फॉसिल फ्यूल प्लांट्स हैं, जिसकी अभी हुकूमत को जरूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि आपका जो हबको ही इस वक्त पावर सेक्टर में बेस्ट पिक है। अच्छा जी, एजाज साहब आपका सवाल है, सवाल करेंगे अपना। सर सवाल ये था कि मैंने कहा एफएफबीएल कब मर्ज हो रहा है एफएफसी में? ये जनवरी तक ट्रांजैक्शन हो जाएगी। थैंक यू सर। सही, डेल आपका सवाल था। जी थैंक यू वेरी मच सर। एक्यूमुलेशन के लिए कुछ स्टॉक अगर गाइड कर दें, मेरी नज़र में ट्रीट, गैटम और बीओपी हैं, अगर आप गाइड कर दें प्लीज कोई। सर हम थोड़े से जो है वो आपको लार्ज कैप स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे, थोड़े से इनके डिविडेंड्स भी बेहतर है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स भी बेहतर है। हमारी टॉपिक्स में ओजीडीसी, पीपीएल और पीएसओ है। ईएनपी स्टॉक्स में आईपीपीज में हब पावर है। सीमेंट्स में मेपल, कोहाट, फौजी सीमेंट और चराट सीमेंट है। ऑटोज में सासगार और जीएचएनआई है। इसके अलावा अगर कोई और सेक्टर रह गया हो, आई थिंक बैंक्स में यहाँ से बैंक अल हबीब, बैंक इस्लामी, मीजान बैंक, ये मजीद बेहतर लग रहा है। सही। अच्छा सर, पीआईसीटीएल का जो है 9 रुपए का डिविडेंड आया है, आप इसको आप कैसा देखते हैं? सॉरी, आपकी आवाज कट गई। यानी अपने माइक्स आप लोग बंद कर दिया करें। जी सर, पीआईसीटीएल के हवाले से जो है 9 रुपए डिविडेंड आया है, तो उसको आप आगे कैसा देख रहे हैं? जी, पीआईसीटी में भी अभी ये गोइंग कंसर्न नहीं है, इन द सेंस कि अभी इनका प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट से होंगे। जो बुक पे इनको कैश मिला था डील पर, वही इन्होंने पे आउट कर दिया है। तो अब जब इनको कुछ नए एग्रीमेंट्स इनके होंगे गवर्नमेंट से बर्थ के हवाले से, तो आई थिंक उसके बाद इसका आपको कुछ क्लियर होगा। सही। और सर ये फौजी फर्टिलाइजर की जो अनाउंसमेंट है वो तो काफी अच्छी आई। अब आगे आप इसको कैसा देख रहे हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा सा डाउन भी हो गया, तो अब आगे क्या क्या लग रहा है? जी, डिविडेंड इसने पे आउट नहीं किया, बट अर्निंग्स इसकी बहुत जबरदस्त थी। आई थिंक उन्होंने अपने नोटिस में लिखा भी है कि हम जब एमलगेमेट हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे एफबीएल के साथ, उसके बाद पे आउट देंगे। तो आई थिंक एफएफसी के यहाँ से और भी प्रोस्पेक्ट्स बेहतर लगते हैं। आई थिंक अर्निंग्स, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आती रहेंगी, और पे आउट भी जनवरी के बाद रिज्यूम हो जाएगा। सही। जी जी अस्सलाम अनवर, वालेकुम। आपका सवाल है। अनवर साहब अपना सवाल कीजिए प्लीज। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, जी मेरा नाम जमील है, अगर यू जी अलाउ मी। जी कीजिए। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था, हाल तो मेरे ख्याल में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये, कि ये कराची इलेक्ट्रिक, जब वहां से कुछ साल पहले शंघाई ने कहा था जी कि हम इसको लेने के लिए तैयार हैं, तो मैं इसमें काफी पैसे डाल दिए थे, कोई काफी शेयर्स उठा लिए थे। तो मैं चूंकि रेगुलर तो काम करता नहीं हूँ ये, मैं इनफैक्ट बाहर होता हूँ, इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। तो मुझे ये बताएंगे इसका क्या प्रोस्पेक्ट है? अब तो ये बहुत डाउन हुआ है, क्या फ्यूचर में इसके कोई प्रोस्पेक्ट्स हैं, या कि इसको मैं बेच दूं? मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है कि मैं इसको रखे भी रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जरा काइंडली अपना सजेशन एक दे देंगे, एक एडवाइस दे देंगे। जी देखिए, के इलेक्ट्रिक की पूरी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसकी डील को किसी तरह रिवाइव कर लिया जाए, चाहे वो शंघाई इलेक्ट्रिक ले या एक दो और बिजनेस ग्रुप्स को लेने में इंटरेस्टेड है। जिसके लिए कुछ रेगुलेटरी चेंजेस करनी थी, और काफी चीजें हो गई थी। एक मल्टी ईयर टैरिफ इनको इशू करना था गवर्नमेंट को, वो उन्होंने जनरेशन का तो कर दिया है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का अगले महीने आ जाएगा। तो आई थिंक ये जब हो जाएगा तो इसके बाद वो सारी चीजें जो कि रिक्वायर्ड थी इस डील को होने के लिए, वो गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीट हो जाएगी। अब फिर ये डील जो है वो कोई प्राइवेट पार्टी करे या शंघाई इलेक्ट्रिक करे, टेक्निकली रेगुलेटरी कोई हर्डल नहीं रहेगा इन सारी चीजें होने के बाद। तो मेरा ख्याल ये है कि आपने इतना होल्ड किया है तो कुछ टाइम इसको होल्ड करो। तो ये कोई स्पेसिफाई कर सकते हैं आप पीरियड के, विद इन 1 ईयर और 2 ईयर, और देयर नो एनी?
देखिए सर, काम तो ये है जो है वो एक हफ्ते का है, लेकिन हुकूमती काम हफ्ते के होते हैं कई सालों में। मतलब ये जो अभी काम इन्होंने किया है, ये तो जी जी। काम जो है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और ये कोई बड़ा काम था नहीं। लेकिन जिन उसको जो है वो बैक बर्नर पर रख दिया जाता है, तो मेरा ख्याल ये है कि ये सारी चीजें इस साल के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। चलिए, आई एम ग्रेटफुल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस। थैंक यू। अच्छा सर, यहाँ पे सवाल है, फौजी फाउंडेशन और आहा को अक्वायर करने जा रहा था, आपका क्या व्यू है? अनवर का सवाल है। जी, देखिए बिल्कुल इन्होंने नोटिस दिया है, ड्यू डिलिजेंस चल रही है। आई थिंक डिसाइड वो करेंगे आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, और अगर सारे नंबर्स पर वो जो है वो सेटिस्फाइड हुए तो डील हो जाएगी। प्राइस वगैरह क्या है, ये सारी चीजें अभी बाद में ड्यू डिलिजेंस के बाद होगी। अभी तो उन्होंने अपना इंटेंशन टू एक्वायर दिया है। आई थिंक इस पर क्लैरिटी कुछ दिनों बाद है। सही। अच्छा, ये टेलीनॉर और पीटीसीएल मर्जर के हवाले से पूछा गया है, क्या ये मर्जर हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये दोनों कंपनीज मर्ज हो रही है। आई थिंक रेगुलेटरी साइड पर ये चीजें गई भी हैं। कंपटीशन कमीशन से अप्रूवल आनी थी, वो कुछ टाइम में एक्सपेक्टेड है। जैसे ही वो आएगी तो ये मर्ज हो जाएंगे। आई थिंक इस डील में कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है, सिर्फ रेगुलेटरी प्रोसेस में है, तो वो अपने ड्यू टाइम में हो जाएगी। सही। अच्छा सर, कल की मार्केट के हवाले से एक व्यू दे देंगे, क्या इन्वेस्टर्स को स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और क्या कल मार्केट रहेगी? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल ये है कि मार्केट जो है वो थोड़ी सी वॉलेटाइल लग रही है, इन द सेंस कंसोलिडेशन फेज में है। 90,000 का एक लेवल है, काफी टाइम बाद ऑल टाइम हाई जो है वो टच की है मार्केट। तो आई थिंक थोड़ी कंसोलिडेशन लग रही है स्टॉक स्पेसिफिक। बट आई थिंक मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन, कोई जिसको हम नॉर्मली मंदी कहते हैं, इस तरह का कोई वो नहीं। लोग अपने स्टॉक्स जो है वो आइडेंटिफाई करके रखें, और जैसे ही कोई अगर करेक्शन छोटी मोटी आती है तो उसमें हम उसको एक्यूमुलेट करते हैं। सही। इन्होंने शायद पूछा है, सर कौन सा बैरियर ही जो टूटे तो अलार्मिंग होगा? नहीं, हमारे लिए कोई बैरियर नहीं है जो टूटेगा। आई थिंक इकोनॉमी जो है वो राइट ट्रेजेक्टरी पर है। अगर आपको हम जो फॉलो करते हैं वही देखते हैं कि इकोनॉमी में अगर कुछ खराब हो रहा है, या पॉलिटिक्स में कोई ऐसी चीज हो गई है जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, या आपकी करेंसी अनस्टेबल हो जाएगी, तब हो सकता है कि मार्केट में कोई एक करेक्शन आए या कोई बड़ी मंदी आए। बट एज लॉन्ग एज जो है वो मार्केट में इकोनॉमी आपकी कंफर्टेबल है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा। लेवल 88 आ जाए या 86 आ जाए, या यहीं से 92 हो जाए, 95 हो जाए, ये रिस्पेक्टिव है। आप बस अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे स्टिक करें, अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट रखें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये सवाल आईएलपी के हवाले से पूछा है कि इसका रिजल्ट काफी बुरा आया है, तो क्या ये आगे फ्यूचर में रिकवर होगा? देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा टेक्सटाइल को करने के लिए, जिस तरह मैंने बताया कि वो कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट कम हो जाए, मार्जिन इंप्रूव हो जाए। तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यस, रिकवर हो जाए। सही से। डेल का कॉम्प्लीमेंट है कि आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको इतनी नॉलेज कैसे है? नहीं, आई थिंक इसको बस थोड़ा फॉलो अप करना होता है, थोड़ी सी रीडिंग आप करते रहे कि मार्केट्स में क्या डेवलपमेंट हो रही है। आई थिंक सबकी नॉलेज हो जाएगी इसको। सही, ग्रेट। अच्छा, ये एफसीसीएल के बारे में बता दें सर, ये फैसल का सवाल है ये। नहीं, फौजी सीमेंट काफी अच्छा स्टॉक है, अर्निंग्स भी काफी अच्छी आई थी। आप इसका रिजल्ट देखें तो ये मेपल लीफ सीमेंट के करीब करीब ही इसकी अर्निंग्स आ गई हैं। आई थिंक ओवरऑल जो है वो काफी बेहतर लग रहा है यहाँ से फौजी सीमेंट। सही। बहुत शुक्रिया सर अली आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोग भी बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह जो है आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच कासिम साहब फॉर द अप्रिसिएशन। जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।